न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो साजिश में आपका बहुत स्वागत है। दुनिया के लिए ताइवान इस वक्त वो देश बन गया है जिसे बचाने और बर्बाद करने के बीच दुनिया भी बढ़ती दिख रही है और अपने पास किसी भी तरह के विनाशकारी हथियार रखने से बचने वाला जापान भी अब चीन को जवाब देने के लिए रेडी हो रहा है। दक्षिण कोरिया तो ताइवान के लिए सीधा मैदान में कूद गया है। चीन में हालात अभी ऐसे नहीं है कि शी जिनपिंग इतने देशों से एक साथ मुकाबला कर सकें, लेकिन शी जिनपिंग तो चीन है और अपनी कारस्तानियों से बाज कहां आने वाला। वैसे चीन की बड़ी टेंशन अब जटायु की एक फोर्स बन चुकी है। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ताइवान पहुंचे 6 फाइटर जेट्स ने कैसे शी जिनपिंग का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया, 3 देश, मुद्दा एक, ताइवान, जिसे बचाने की कोई सौगंध खा रहा है, जिसे मिटाने के लिए कोई जनता के सामने कस्में खा रहा है, तो कोई सीधे ताइवान पहुंच रहा है पूरे लाभ लश्कर के साथ, जैसे रणभेरी बस बजने ही वाली है। इनको जवाब देने के लिए ताइवान भी रेडी हो रहा है। शहरों में ड्रिल हो रही है, जनता को हमले की सूरत में बचने के गुर सिखाए जा रहे हैं। ताइवान की आर्मी कई जगहों पर वॉर ड्रिल कर रही है। अब ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान ने तेंगकुंग 3 मिसाइल का सालाना प्रोडक्शन 48 से बढ़ाकर 96 कर दिया है। इसके साथ ही स्विंग फेंग 3 मिसाइल की मारक क्षमता बढ़ाने की तैयारी भी तेजी से हो रही है। ताइवान चीन के मुकाबले छोटा देश ही सही, चीन को यहां करारा जवाब जरूर मिलेगा। ये कोई कहीं सुनाई बात नहीं। दुनिया भर में रिपोर्ट छप रही है कि ताइवान स्ट्रेट के पानी को खौलाने के बाद अब चीन ईस्ट चाइना सी में वॉर एक्सरसाइज करने जा रहा है। 22 अगस्त को चीन के सैनिक ईस्ट चाइना सी में अपने सैनिक क्षमता का प्रदर्शन करेंगे, इस उम्मीद में कि जापान और दक्षिण कोरिया के दिल में ताइवान के लिए जो प्यार उमड़ रहा है उसे चीन की ताकत देखकर बंद हो जाना चाहिए। चीन वोहाई सी में भी 25 अगस्त तक वॉर एक्सरसाइज करने जा रहा है। इस वॉर एक्सरसाइज के वक्त ईस्ट चाइना सी चीन बंद कर देगा, मतलब ईस्ट चाइना सी पर चीन का एकाधिपत्य दुनिया देखे। ईस्ट चाइना सी में वॉर ड्रिल होगी और इधर साउथ चाइना सी को लेकर पश्चिमी मीडिया में जो रिपोर्ट छप रही हैं वो ये कि चीन ने करीब करीब साउथ चाइना सी पर कब्जा कर ही लिया है। अमेरिका चाहकर भी साउथ चाइना सी में चीन को चैलेंज नहीं कर पा रहा है। चीन ने बड़ी सुनियोजित ढंग से 4 साल पहले साउथ चाइना पर कब्जे की प्लानिंग शुरू की। और आज की तारीख में साउथ चाइना सी में उसकी ताकत देखिए। सैम मिसाइल, एयरफील्ड, हेलीपैड, मिसाइल प्लेटफॉर्म, बड़ा हार्बर, छोटे हार्बर, रेडार। चीन ने साउथ चाइना सी में जंग के लिए सब कुछ जुटा रखा है। फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनोई, वियतनाम, सभी अपने अपने सीमा से सटे विशाल लहराते समंदर में अपना हिस्सा चाहते हैं, लेकिन चीन किसी भी मुल्क से कोई समझौता किए बिना साउथ चाइना सी पर कब्जा करने लगा। इसके लिए उसने कृत्रिम द्वीप बनाए, नौसैनिक अड्डे बनाए, पार्सल द्वीप पर कब्जा कर लिया जिस पर ताइवान और वियतनाम दावा करते थे। फिलीपींस और ताइवान के दावे वाले रेप्स वाले इलाके पर भी कब्जा कर लिया। स्प्रैटली द्वीप, जिस पर ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और ब्रुनोई भी दावा करता था, उस पर चीन का राज है। दक्षिण चीन सागर दुनिया के सबसे अहम सामरिक ठिकानों में से एक है, जिस पर चीन की विस्तारवादी नजर
गिद्ध की तरह बहुत पहले से गड़ी है। चीन की दलील है कि पानी के इस हिस्से पर चीन का नाम लिखा है, लेकिन चीन से जापान इस तरह क्यों व्यवहार करने पर आमदा है? अब उस कहानी पर आते हैं। यानी चीन और जापान के कभी दिल नहीं मिले, हाथ मिलते रहे वाली दोस्ती और दुश्मनी पर, क्योंकि ताइवान को मिसाइलों से वॉर ड्रिल में दहलाते हुए चीन की करीब 10 मिसाइलें बिल्कुल जापान की जमीन के बाएं में गिरी थी। यानी बस 2-4 इंच मिसाइलें इधर उधर जाती तो जापान पर चीन का ये डायरेक्ट अटैक होता। लेकिन ये मिसाइलें जानबूझकर जापान के करीब चीन ने गिराई ताकि ताइवान खामोश रहे और जापान उसे खामोश रहते हुए ताकता रहे। लेकिन जापान की जंगी जमीन शांति पसंद भले ही जवाब देने से नहीं चूकती। जापान चीन को करारा जवाब देने के लिए मिसाइलों की तैनाती कर रहा है। ये ऐसी वैसी मिसाइलें नहीं होंगी। जापान 1000 किलोमीटर लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों की तैनाती पर विचार कर रहा है। ये मिसाइलें दक्षिणी नानसेई द्वीपों के आसपास तैनात होंगी और उत्तर कोरिया और चीन के तटीय क्षेत्रों तक पहुंचने में सक्षम होंगी। जापान लगातार अपनी सुरक्षा के लिए सैनिक बजट बढ़ा रहा है। अमेरिका से अत्याधुनिक हथियारों की खेप मंगा रहा है। उसे पक्का पता है कि शी जिनपिंग की सेना जब ताइवान के लिए कूच करेगी तो चीन लगे हाथ जापान से अपनी पुरानी दुश्मनी जरूर चुकाएगा। उस परिस्थिति में जापान चीन को करारा जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी है। जापान की तैयारी को ताइवान से उसकी भौगोलिक दूरी भी सपोर्ट करती है। ताइवान और जापान के बीच की दूरी लगभग 2100 किलोमीटर की है। ये एक बड़ी वजह है जिसके चलते जापान ताइवान की सुरक्षा से खुद को सीधे जोड़कर देखता है। खास तौर पर जापान का सामरिक नजरिए से अहम ओकिनावा द्वीप ताइवान पर हुए किसी झगड़े में बेवजह लपेटे में आ सकता है। जापान और चीन की दुश्मनी आज की नई दुश्मनी नहीं है। इसकी नींव 7 दशक पुरानी है और ताइवान अटैक के रास्ते में जापान आता है तो चीन इसका जरूर जवाब देगा ताकि ताइवान के बहाने जापान को भी सबक सिखा दिया जाए। और यही वजह है कि जापान भी चीन को जवाब देने के लिए मिसाइलों की खेप की तैनाती कर रहा है। चीन जापान के बीच तलवारें हमेशा खिंची रहती हैं। इस तथ्य से पूरी दुनिया वाकिफ है। चीन को जापान फूटी आंखों नहीं सुहाता। वो उसके द्वीपों को लेकर कई बार उन पर हमले की प्लानिंग कर चुका है और अब ताइवान तनाव के बीच जापान चीन के रिश्ते फिर लहक रहे हैं। एक छोटी सी चिंगारी दोनों के बीच जंग की बड़ी वजह बन सकती है। असल में चीन के विस्तारवादी इरादों का कहीं कोई अंत नहीं है। उसे साउथ चाइना सी भी चाहिए, ईस्ट चीन सी भी, जापान के द्वीप भी, ताइवान भी, और इस तरह से पूरे साउथ एशिया पर चीन अपनी दादागिरी साबित करना चाहता है, जो अमेरिका और जापान जैसी शक्तियों के रहते हुए कभी नहीं हो पाए। इसलिए चीन टुकड़ों में तैयारी कर रहा है और धीरे धीरे जिस पर भी नजर है उसे हथियार लेने की फिराक में है। दक्षिण कोरिया भी चीन के इस इरादे से वाकिफ है। एक के बाद एक कुल 6 एयरक्राफ्ट ताइवान की सरजमी पर उतरने की ये तस्वीरें चीन को टेंशन दे सकती हैं। ताइवान के एयरपोर्ट पर उतरने वाले ये एयरक्राफ्ट साउथ कोरिया के ब्लैक ईगल थे। ताइवान चीन तनाव के बीच 6 ब्लैक ईगल विमान ताइवान के एयरपोर्ट पर उतरे। 维护半岛和平稳定符合有关各方的共同利益，需要各方互视善意，相向而行。上述经验对半岛形势的消极影响值得重视。
有关方应当慎重行事，停止加剧紧张对立、损害各方互信的行动。 इन तस्वीरों को देखकर ताइवान की सीमा से कुछ दूर समंदर में तैनात जिनपिंग आर्मी को झटका लग सकता है, क्योंकि जिस ताइवान को जिनपिंग आसानी से कब्जा करने की सोच रहे हैं वो उतना आसान नहीं है। ताइवान पर कब्जा करने से पहले चीन को कई देशों से संग्राम करना होगा, जिसमें एक दक्षिण कोरिया भी हो सकता है। ताइवान से प्रकाशित लिबर्टी टाइम्स के मुताबिक दक्षिण कोरियाई वायुसेना की ब्लैक ईगल एरोबेटिक टीम 18 अगस्त को सुबह 11 बजे शियोगांग के काउंसिंग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची और करीब 4 घंटे तक ये एयरक्राफ्ट ताइवान में रुके थे। इससे पहले ताइवान के एयरपोर्ट पर C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतरा था, जिसमें ब्लैक ईगल एरोबेटिक टीम का पूरा स्टाफ था। फिर एक एक करके कुल 6 T-50 ब्लैक ईगल एयरक्राफ्ट उतरे। जानकारी के मुताबिक दक्षिण कोरिया के एयरक्राफ्ट फिलीपींस में एक प्रदर्शन में शामिल हुए थे। फिर ईंधन भराने के लिए ये ताइवान के काओशोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे और 4 घंटे बाद फिर से सियोल के लिए उड़ गए। हालांकि ताइपी की तरफ से ब्लैक ईगल के उतरने की पूरी जानकारी साझा करने से इनकार किया गया है। कहा गया कि ये लैंडिंग कानून के मुताबिक हुई है, लेकिन ये लैंडिंग ऐसे समय में हुई जब चीन की तरफ से ताइवान को टेंशन दी जा रही है। इसलिए कोरियाई ब्लैक ईगल के उतरने के पीछे वॉर ड्रिल भी हो सकती है। उधर रूस यूक्रेन के बीच जंग के दौरान विश्व 2 ध्रुवों में बटा दिखा, तो एक बार फिर से चीन ताइवान टेंशन के दौरान 2 धड़ा दिख रहा है। चीन के समर्थन में अब तक 2 देश खुलकर सामने आ चुके हैं। इनमें एक उत्तर कोरिया है और दूसरा रूस। वहीं ताइवान के साथ अमेरिका खुलकर साथ दे रहा है, तो ब्रिटेन का भी उसे साथ मिल रहा है। और जब उत्तर कोरिया चीन के साथ है तो जाहिर है दक्षिण कोरिया ताइवान के साथ है। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि दक्षिण कोरिया के एयरक्राफ्ट ताइवान सिर्फ ईंधन भरने के लिए नहीं बल्कि वॉर ड्रिल के लिए उतरे होंगे। अगर युद्ध हुआ और ताइवान को दक्षिण कोरिया का साथ मिला तो उसके ब्लैक ईगल एयरक्राफ्ट काफी कारगर साबित होंगे, क्योंकि T-50 सीरीज दक्षिण कोरिया का खुद का बनाया एयरक्राफ्ट है और इसके 2 मॉडल हैं। दक्षिण कोरिया ने 2002 में पहले T-50 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया था। जाहिर है अगर चीन ने ताइवान पर अटैक किया तो उसके लिए उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ताइवान का साथ देने वाले ऐसे देश हैं जो चीन का मुकाबला करने में सक्षम है। लेकिन फिलहाल चीन आक्रमण के मूड में दिख रहा है। हालांकि इस जंग के लिए ना तो शी जिनपिंग के हालात गवाही दे रहे हैं, ना चीन की परिस्थिति ऐसी है कि जापान, अमेरिका, ताइवान, दक्षिण कोरिया सबसे एक साथ लड़े, जीते और अपना वर्चस्व स्थापित करे। चीन को जापान की मिसाइलों से भी डरना चाहिए और अब ताइवान की उस दीवार से भी घबराना चाहिए जो चीन की मिसाइलों को रोकने के लिए तैयार हो चुकी है। इस वक्त ताइवान का पैक-मैन बीजिंग में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पैक-मैन को लेकर चीन का सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं उसका पूरा का पूरा मिसाइल का गोदाम बेकार साबित ना हो जाए। आप अगली रिपोर्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस पैक-मैन को ताइवान ने 25 साल पहले अपनी फौज में शामिल किया था, आज वो चीन के सारे प्लान कैसे तबाह करने की पूरी तैयारी कर चुका है। चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-31 रेंज 11,000 किलोमीटर। चीन की DF-41 इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर। चीन की बहुत बड़ी परमाणु मिसाइल DF-5 रेंज 13,000 किलोमीटर।
चीन की पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा है। क्या चीन इन मिसाइलों से ताइवान पर हमला करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। चीन ने अपनी मीडियम रेंज वाली मिसाइलें तैयार कर ली हैं, जो 200 किलोमीटर से भी कम दूर ताइवान को टारगेट कर सकती हैं, उसके मिलिट्री बेस को खत्म कर सकती हैं, जैसे डोंगफेंग 15 या फिर डोंगफेंग 16, जो कम दूरी की मिसाइल है, लेकिन चीन ने उनको ताइवान को टारगेट करने के लिए तैनात किया हुआ है। या फिर डोंगफेंग 17 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, जो ताइवान के एयर डिफेंस या फिर मिसाइल डिफेंस को तोड़ने में कामयाब रहेगा, ऐसा चीन का मानना है। लेकिन डोंगफेंग 15 और डोंगफेंग 16 मिसाइलों को रोकने के लिए ताइवान ने अमेरिका से पैकमैन डील कर ली है। अब ये पैकमैन डील क्या है, इसे बहुत गौर से समझिएगा। पैकमैन डील का नाम अमेरिका के एक बहुत ही खास एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लिया गया है, अमेरिका का PAC-3। ये है अमेरिका का पैट्रियट एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसके सबसे आधुनिक वर्जन को PAC-3 कहा जाता है। पैट्रियट सिस्टम क्या है, क्यों इसे ताइवान की सबसे खतरनाक ढाल कहा जा रहा है, इसकी क्या खासियत है, पूरी डिटेल जानने से पहले देखिए कि ताइवान के पास ऐसे कितने सिस्टम हैं जो उसने अमेरिका से लिए हैं। इस वक्त ताइवान ने अपनी समुद्री सीमा के चारों तरफ 400 से ज्यादा पैट्रियट एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किए हुए हैं। ये सिस्टम 150 किलोमीटर की दूरी पर किसी भी एरियल टारगेट को खत्म कर सकता है। 30 किलोमीटर की दूरी पर यह मध्यम दूरी की मिसाइल को भी रोक सकता है। अब चीन के खतरे को देखते हुए ताइवान ने ऐसे ही सिस्टम को अपग्रेड करने की तैयारी शुरू कर दी है। चीन को फिक्र में डालने वाली और गुस्सा दिलाने वाली ये खबरें इंटरनेशनल मीडिया में लगातार छप रही हैं कि पैट्रियट के रहते ताइवान का ऑपरेशन चीन के लिए आसान साबित नहीं होगा। ताइवान पहले से ही ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है और उसके पास इसका सबसे आधुनिक एक्सपोर्ट वर्जन भी है। ये चीन की मध्यम दूरी की मिसाइलों को रोक सकता है, बीजिंग के वॉर प्लान को शुरू होने से पहले खत्म कर सकता है। यही बात चीन के मिलिट्री कमांडर्स को भी डरा रही है। ताइवान को पैट्रियट सिस्टम 1997 में मिलने शुरू हुए थे, तब अमेरिका ने ताइवान को PAC-2 सिस्टम दिया था। 2007 के बाद इनको PAC-3 सिस्टम के लेवल का अपग्रेड मिलता गया। अब नई डील को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, उसके मुताबिक ताइवान को पैट्रियट का GEM वर्जन दिए जाने की तैयारी है, जो 600 किलोमीटर की रेंज में बैलिस्टिक मिसाइल को खत्म कर सकता है। अगर ऐसा है तो ये वाकई ताइवान को बहुत बड़ी ताकत देने जैसा होगा। ऐसे में पैट्रियट चीन की मिसाइल लॉन्च होने के बाद न सिर्फ उसे शुरुआती दौर में खत्म कर पाएगा, बल्कि मिसाइल के पूरे फ्लाइट पाथ में उसे ट्रैक करने की ताकत पैट्रियट के पास होगी और ये चीन के मिसाइल गोदाम को निष्क्रिय करने जैसा बड़ा कदम कहा जा सकता है। पैट्रियट को लेकर ताइवान का अमेरिका से नया समझौता ऐसे वक्त में हुआ है जब चीन ने ताइवान को मिसाइल से डराना शुरू किया है। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद तो अमेरिका चीन के इस विरोधी को लैस करने में और तेजी ला रहा है। अमेरिका की जो कंपनी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को बनाती है, उसका दावा है कि जब से पैट्रियट तैयार किया गया है, इसके 2500 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। अमेरिका का दावा है कि पैट्रियट बहुत ही भरोसेमंद एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और ये चीन की मध्यम दूरी की मिसाइलों को रोक सकता है। लेकिन सच तो यह भी है कि 2019 में सऊदी अरब में तैनात ऐसे ही सिस्टम यमन से उड़े ड्रोन को रोकने में फेल हो रहे थे। चीन को लेकर मिसाइल वाले खतरे को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि चीन ने बहुत पहले से ये इरादे दिखाने शुरू कर दिए हैं। चाहे वो दक्षिण चीन सागर में उसके कैरियर फोर्स की एक्सरसाइज हो या फिर अमेरिका के जंगी बेड़े पर उसकी कैरियर किलर वाली मिसाइल स्ट्रेटेजी हो, वो ताइवान के मिलिट्री बेस को भी अपने निशाने पर ले चुका है। अब मध्यम दूरी की चीन की सबसे खतरनाक मिसाइल देखिए, ये है DF-21, रेंज 1.5 से 2000 किलोमीटर तक। ये चीन की कैरियर किलर मिसाइल है। DF-20D के अलावा दूसरी है DF-26। ये दोनों ही एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जो लैंड टारगेट्स पर भी अटैक कर सकती हैं। DF-21D की रेंज 1500 किलोमीटर है, जबकि DF-26 की रेंज है 5000 किलोमीटर। इसमें DF-21D ज्यादा सटीक है, जो टारगेट के 10 मीटर के दायरे में हमला कर सकती है। चीन की ये दोनों मिसाइल इस वक्त बहुत चर्चा में है। चीन की इन दो मिसाइलों पर इस वक्त टोक्यो से लेकर वाशिंगटन डीसी तक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चल रहा है। एक्सपर्ट पैनल के बीच और मिलिट्री कमांडर्स के बीच गहरी चर्चा हो रही है। चीन का युद्ध करने वाला मॉडल कैसा होगा? सबसे पहला हमला कहां होगा?
इन सब बातों के बीच चीन की दो सबसे खतरनाक मिसाइलों का डर बढ़ने लगा है, क्योंकि चीन की मिसाइल पावर ने विश्व युद्ध वाले खतरे को फिर जिंदा कर दिया है। पूरी दुनिया में यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या चीन वाकई परमाणु हमला कर देगा? अगर ऐसा हुआ तो जिनपिंग फैसला कितनी देर में लेंगे और उन्होंने बटन दबाने का फैसला कर लिया तो चीन का पहला टारगेट कौन होगा? क्या चीन का निशाना अमेरिका होगा? क्या चीन का निशाना जापान होगा? या फिर ताइवान पर चीन का पहला बम गिरेगा? चीन की कम दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए ताइवान के पास अपना देसी इंतजाम भी है। ये है ताइवान का स्काईबो 3 एयर डिफेंस सिस्टम। ये एक तरह से अमेरिका के MIM-23 हॉक और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के नकल करके बनाया गया है। लेकिन खास बात है इसकी रेंज, जो MIM-23 हॉक और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से ज्यादा है। ताइवान का दावा है कि स्काईबो 3 एयर डिफेंस सिस्टम 200 किलोमीटर की रेंज में एरियल टारगेट यानी फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन या फिर हेलीकॉप्टर को मार गिरा सकता है। हमारे यहाँ हफ्ते भर की ट्रेनिंग कमांडर के आदेश के हिसाब से होती है। चीन के युद्धाभ्यास ने हमारे ऊपर भारी दबाव डाला है, लेकिन आदेश के मुताबिक हम अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाएंगे। इसके अलावा ताइवान को चीन की वायुसेना को रोकने के लिए बाकी एयर डिफेंस सिस्टम को भी अलर्ट रखना होगा। ताइवान को चीन की मिसाइल अटैक को काउंटर करने के लिए पैट्रियट जैसे सिस्टम को 24 घंटे एक्टिव रखना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन ताइवान के लिए इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। इन सब के बीच अब चीन का एक नया गेम चेंजर हथियार देखिए। इसे शी जिनपिंग का मिस्ट्री वेपन कहा जा रहा है। आप इसे अमेरिका के हाइमर्स सिस्टम का चाइनीज वर्जन भी कह सकते हैं। यह है चीन का PSL-191 मल्टी रॉकेट सिस्टम, जिसे अब चीन ने युद्धाभ्यास में भी आजमा लिया है। PSL-191 की रेंज 350 से 500 किलोमीटर तक है, यानी ताइवान पर हमला करने के लिए चीन बड़ी बड़ी मिसाइल की जगह इस रॉकेट सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकता है। 370 मिलीमीटर मोटा ये रॉकेट चाइनीज आर्टिलरी की बहुत बड़ी ताकत माना जाएगा। ये जहां गिरेगा वहां जर्रा जर्रा तबाह हो जाएगा। इस सिस्टम पर ऐसे 8 रॉकेट होते हैं। इस रॉकेट को लेकर आप और जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि चीन LAC पर विवाद के बीच इसको तिब्बत में भी आजमा चुका है। एक तरह से ये चीन की यूक्रेन वाली नीति है, जो उसने रूस के खिलाफ डॉनबास में अपनाई है। जब से हाइमर्स से लैस यूक्रेन रूस पर हमले कर रहा है, उसका दावा है कि रशियन फौज को कई ठिकानों से पीछे हटना पड़ा है। चीन अब ताइवान को PSL-191 का खौफ दिखा रहा है। चीन ने अपना ये रॉकेट सिस्टम 2019 की परेड में भी दिखाया था। जाहिर है, चीन ऐसे हथियारों के साथ ताइवान को लगातार धमका रहा है। मिसाइलों और फाइटर जेट्स के बीच ये चीन का शक्ति प्रदर्शन है, जिससे वह अमेरिका और जापान के जेहन में भी अच्छी तरह बैठा देना चाहता है। चीन नए हथियार दिखा रहा है, ऐसे हथियार जो ताइवान के अलावा कई और देशों के लिए खतरा बन सकते हैं। ये सब कुछ अमेरिका और जापान को काउंटर करने के लिए हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। युद्ध के हालात में चीन की नौसेना और चीन की रॉकेट फोर्स बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। चीन से युद्ध वाले खतरे को लेकर सेंटर फॉर अ न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी नाम की संस्था की रिसर्च रिपोर्ट में 2 बड़े पॉइंट्स को समझाया गया है। चीन और अमेरिका के युद्ध के खतरे पर इस रिपोर्ट की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पहला ये कि चीन इस युद्ध में ताइवान पर परमाणु हमला तक कर सकता है, यानी ताइवान को चीन पूरी तरह खत्म कर देगा और चीन उसे दुनिया का दूसरा हिरोशिमा बना सकता है। दूसरी बात यह कि चीन ताइवान पर हमला करने से पहले अमेरिका पर हमला करेगा। उसके टारगेट पर हवाई द्वीप के साथ अलास्का होगा और मेनलैंड में सैन डियागो तक उसकी मिसाइल हमला करेगी। चीन अमेरिका के साथ जापान को भी नहीं बख्शेगा। वो प्रशांत महासागर में अमेरिकी अड्डों को तबाह करेगा। इसमें उसके ग्वाम समेत सभी बड़े सैन्य अड्डे शामिल होंगे। लेकिन ये सब फौरन नहीं होगा। प्रशांत महासागर में तनाव बना रहेगा, युद्ध होता रहेगा। लेकिन फाइनल हमले से पहले चीन आसपास के टारगेट को खत्म करेगा। सेंटर फॉर अ न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और अमेरिका के बीच जंग हुई तो पहले हफ्ते में किसी को भी बढ़त नहीं मिलेगी। कोई जीतता या हारता हुआ नजर नहीं आएगा। यानी खतरा ऐसा है कि ताइवान को लेकर अगर युद्ध हुआ तो ये भी यूक्रेन में चल रही जंग की तरह लंबा खिंच सकता है।
चीन की कोशिश होगी कि वो ताइवान की लीडरशिप को खत्म करे या उसे ठहरने पर मजबूर कर दे, लेकिन चीन की इस रणनीति के आगे उसके दो बड़े दुश्मन रुकावट बन सकते हैं। पहला है अमेरिका और दूसरा है जापान। चीन कहता आया है कि अमेरिका ताइवान को लेकर अपनी फैक्ट शीट में एक चीन वाले सिद्धांत को खोखला साबित करना चाहता है। चीन आगाह करता रहा है कि ताइवान मुद्दे पर ऐसा बदलाव करना और ताइवान स्ट्रेट पर हालात बदलने की कोशिश अमेरिका को खुद जला देगा। लेकिन अमेरिका के पास भी इसका जवाब है, जिसमें चीन के लिए ताइवान को लेकर भी एक वार्निंग छुपी हुई है।远望5号科考船进行海洋科考活动，符合国际法和国际通行惯例，不影响任何国家的。 ताइवान और जापान को लेकर चीन लगातार भड़काने वाले कदम उठा रहा है। चीन की एयरफोर्स और उसके बॉम्बर लगातार जापान और ताइवान के एयर स्पेस के करीब पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि चीन के टारगेट पर जापान भी है और ताइवान भी। ये है चीन का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर H-6K, जिसकी रेंज में अमेरिका के वो अड्डे भी हैं जो प्रशांत महासागर में उसके बहुत बड़े मिलिट्री बेस माने जाते हैं, और उनको टारगेट करने के लिए चीन लॉन्ग रेंज मिशन वाले H-6K बॉम्बर भी इस्तेमाल कर सकता है। जब ये बॉम्बर आसमान में होता है तो रिफ्यूलिंग के बाद ये प्रशांत महासागर में अमेरिका के ग्वाम मिलिट्री बेस तक को परमाणु हमले से पूरी तरह खत्म कर सकता है। H-6K बॉम्बर 12,000 किलो वजन के बम या मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इसका मेन हथियार CJ-20 क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ये ऐसी 6 मिसाइल लेकर उड़ सकता है। डराने वाली बात यह है कि चीन के पास ऐसे 170 बॉम्बर हैं। चीन अपनी परमाणु मिसाइलों का जिक्र करने के साथ ताइवान के आसपास अपनी बॉम्बर वाली पावर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो ताइवान और अमेरिका दोनों को डराना चाहता है। चीन अमेरिका को खबरदार करना चाहता है। यूक्रेन पर रूस के हमले और वहां हो रही बमबारी से शी जिनपिंग के हौसले आजकल वैसे ही काफी बुलंद हैं। यही वजह है कि वो अब एटमी धमकी देने से भी गुरेज नहीं कर रहे। कुल मिलाकर अपने खतरनाक परमाणु मिसाइल और अपने एटम बम पर पहली बार चीन इतना खुलकर बोल रहा है। अब तक जो चीन अपने परमाणु असलहे पर खामोश रहता था और चुपचाप उसकी रेंज बढ़ाने पर काम करता था, वो अब दुनिया को बता रहा है कि उसके न्यूक्लियर हथियारों को हल्के में ना ले। और ऐसा वो ताइवान के मुद्दे पर एक तरह से अमेरिका को चेतावनी दे रहा है। एक मर्डर हुआ है जिसका बदला पुतिन ने लेने की ठान ली है, और ये मर्डर उस शख्स की बेटी का हुआ है जो पुतिन की असली ताकत माना जाता है। हम बात कर रहे हैं पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन की। पिछले 25 सालों में पुतिन ने जो भी प्लानिंग की है और रूस ने जहां जहां हमले किए हैं, हर हमले के पीछे अलेक्जेंडर दुगिन का ही दिमाग था। लेकिन अब दुगिन की बेटी की हत्या ने पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है, और आशंका है कि इसका बदला वो सीधे कीव यानी कि यूक्रेन की राजधानी पर बहुत बड़े हमले के साथ ले सकता है। और इस हमला ऐसा हो सकता है जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जान भी खतरे में पड़ सकती है। पुतिन को बहुत बड़ा जख्म मिला है। यूक्रेन पर हमले की पुतिन ने पहली बार बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। पुतिन के सबसे करीबी, पुतिन के मार्गदर्शक, पुतिन के गुरु की ही बेटी की मौत हो गई है, जिसे हत्या कहा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में दावा किया जा रहा है कि पुतिन के गुरु की बेटी की मौत बम धमाके में हुई है। इस हेडलाइन का मतलब है कि यूक्रेन युद्ध के मास्टरमाइंड की बेटी मॉस्को कार बम में टुकड़े टुकड़े कर दी गई। सफेद दाढ़ी,
और चमकीली आंखों वाले इस शख्स को पुतिन का दिमाग कहा जाता है। आखिर कौन है ये रहस्यमय व्यक्तित्व? कौन है ये जिसे पुतिन का गुरु कहते हैं और जिसकी बेटी की मौत के बाद पूरी दुनिया के अखबारों में हेडलाइंस छप रही हैं? आखिर क्यों ज़ेलेंस्की पुतिन से भी ज्यादा नफरत पुतिन के गुरु से करते हैं? आखिर क्यों मॉस्को में हुए इस धमाके के बाद अचानक ज़ेलेंस्की इतने डर गए हैं कि वो बयान जारी कर यूक्रेन के लोगों को सावधान कर रहे हैं कि रूस अब बहुत तेज हमला करने वाला है। ज़ेलेंस्की को भी पता है कि पुतिन बहुत गुस्से में है क्योंकि उनके गुरु की बेटी को मार दिया गया है। और असल साजिश तो पुतिन के गुरु को ही मारने की थी। क्या पुतिन के गुरु के खिलाफ साजिश में ज़ेलेंस्की का रोल है? अगर आज यूक्रेन पर रूस हजारों बम बरसा रहा है तो उसके पीछे दिमाग पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन का है। अगर आज यूक्रेन के कई शहर खंडहर बन चुके हैं तो उसके पीछे असली रणनीतिकार पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन है। अगर आज यूक्रेन के लाखों लोग शरणार्थी बनकर भटक रहे हैं, यूक्रेन के लोगों का सब कुछ छिन चुका है, तो इसके पीछे भी अलेक्जेंडर दुगिन ही है, क्योंकि पुतिन दुगिन की हर बात मानते हैं। Alexander Dugin is a Russian political philosopher who's been called the Putin whisperer. He's got Vladimir Putin's ear, and he's really influential in shaping Russian policy at the highest level. You are known as Putin's Rasputin, and I've even seen Putin's brain. So he has listened to you in the past. आपको जानकर हैरानी होगी, पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन एक प्रसिद्ध दार्शनिक माने जाते हैं जो यूरोप और एशिया महाद्वीप के वर्तमान नक्शे को मानते ही नहीं हैं। पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन यूरोप और एशिया के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं यूरेशिया अपने आप में एक महाद्वीप है। दुगिन का मानना है कि यूरेशिया अपने आप में एक राष्ट्र है जिसको रूस के नियंत्रण में रहना चाहिए, यानी पुतिन को इस पूरे इलाके का शासक होना चाहिए। और दुगिन के इस विचारधारा को दुनिया में यूरेशिज्म यानी यूरेशियावाद कहा गया। पुतिन के गुरु का एक ही सपना है, अखंड रूस। सोवियत संघ के जो हिस्से टूट चुके हैं उनको दोबारा रूस के झंडे तले लाना, यही पुतिन के गुरु की जिंदगी का एकमात्र मकसद है। और इसीलिए यूक्रेन के युद्ध का असली शिल्पकार पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन को माना जाता है। Thing else that you wrote about in your book, you proposed that Russia annex Ukraine. You said that I agree there is a similarity. More than that, but I have developed in my vision, Eurasian vision, that is much more, that is larger than what you. रूस की ही मीडिया के मुताबिक डारिया दुगिन अपने पिता अलेक्जेंडर दुगिन के साथ एक कार्यक्रम करके घर लौट रही थी। पहले उनके पिता अलेक्जेंडर भी अपनी बेटी के साथ कार में बैठने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त में वो दूसरी कार में बैठ गए। अलेक्जेंडर तो धमाके से बच गए, लेकिन उनकी बेटी डारिया दुगिन इस धमाके का शिकार हो गई। दावा ये किया जा रहा है कि जैसे ही डारिया दुगिन कार में बैठी और कार स्टार्ट हुई, वैसे ही कार में धमाका हो गया। यानी ये बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में किया गया धमाका था। इस वीडियो की पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि वीडियो में ही अलेक्जेंडर दुगिन भी नजर आ रहे हैं, जो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मदद मांग रहे हैं। अपने पिता अलेक्जेंडर दुगिन की ही तरह डारिया दुगिन भी कट्टर रूसी राष्ट्रवादी थी। वो भी अपने पिता की तरह पत्रकार थी और उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का जबरदस्त समर्थन किया था।
यही वजह है कि अमेरिका ने डारिया डोगिन को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हुए प्रतिबंध लगा दिया था। पुतिन के मन में अमेरिका के खिलाफ जो गुस्सा है, उसको भरने का असल काम भी अलेक्जेंडर डोगिन के विचारों ने ही किया है। अलेक्जेंडर डोगिन ने ऐलानिया पूरी दुनिया में कहा था कि अमेरिका का साम्राज्य खत्म हो जाना चाहिए। दुनिया में अमेरिका की बादशाहत के खिलाफ डोगिन के विचारों पर एक किताब लिखी गई, जिसका नाम रखा गया था द अमेरिकन एम्पायर शुड बी डिस्ट्रॉयड। अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए डोगिन ने 30 किताबें लिखी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन पर हमला करने की अपील सबसे पहले साल 1997 में अलेक्जेंडर डोगिन ने ही की थी। यूक्रेन, जॉर्जिया और दूसरे सोवियत देशों पर अधिकार करने की बात डोगिन ने अपनी किताब फाउंडेशन ऑफ जियोपॉलिटिक्स में 1997 में की थी। और फिर डोगिन के शिष्य पुतिन ने इन्हीं विचारों के आधार पर 17 साल बाद 2014 में यूक्रेन के इलाके क्राइमिया पर हमला कर दिया। इस वक्त डॉनबास पर रूस का हमला भी डोगिन के विचारों से ही प्रेरित बताया जाता है। So in 1997, you wrote a book called Foundations of Geopolitics. And in it, you talked about how Russia should return to being a global superpower. Talk about that. Explain that. I always believed, and I believe in the future greatness of Russia, because Russia was always and tried to be a superpower. It's our dream, not to rule the world, but to be recognized as one center of decisions with others. So our dream is not unipolarity, Russian unipolarity. It is the dream of decent multipolarity, to be one pole among the other, not to be the unique pole. That is very important. दरअसल डोगिन ने ये सब बातें करके सीधे सीधे अमेरिका पर ही निशाना साधा है, क्योंकि ये अमेरिका ही है जो दुनिया को एक ध्रुवे यानी सिर्फ अपनी ही बादशाहत स्थापित करना चाहता है। डोगिन के इन्हीं विचारों की वजह से कई लोग उन्हें दुनिया का डेंजरस फिलोसोफर यानी बेहद खतरनाक दार्शनिक मानते हैं। पुतिन के गुरु डोगिन कितने खतरनाक हैं, अगर आप ये बात जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। अलेक्जेंडर डोगिन ने अपनी किताब फाउंडेशन ऑफ जियोपॉलिटिक्स में लिखा है, ब्रिटेन को यूरोप से अलग कर देना चाहिए, फिनलैंड पर रूस को कब्जा कर लेना चाहिए, एस्टोनिया देश जर्मनी को सौंप देना चाहिए, लातविया और लिथुआनिया देशों को रूस में मिला देना चाहिए, बेलारूस और मोल्दोवा को भी रूस का हिस्सा बना लेना चाहिए, पोलैंड को विशेष दर्जा देकर रूस के प्रभाव क्षेत्र में ले आना चाहिए, इस्लामी देशों के साथ रूस का गठबंधन होना चाहिए, ईरान और रूस को मित्र बनना चाहिए, आर्मेनिया के लोग आर्य हैं, उन्हें विशेष भूमिका में होना चाहिए, अजरबैजान को विभाजित करके ईरान को सौंप देना चाहिए, जॉर्जिया को खंडित करके रूस में शामिल किया जाना चाहिए। ये पुतिन के गुरु के विचार हैं, जो साल 1997 में ही उनके खिताब में दर्ज है। साल 1997 से डोगिन ने अमेरिका के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया है। उन्होंने अपनी किताबों में बाकायदा रूस की विदेश नीति का उल्लेख किया है, जिसमें रूस को ईरान, तुर्की और रसिया और सीरिया के साथ अच्छे रिश्ते कायम करने की बात लिखी है। कहा जाता है कि पुतिन अपने गुरु के इन्हीं विचारों पर काम कर रहे हैं। Something else that you wrote about in your book. You proposed that Russia annex Ukraine. You said that Russia should encourage Britain to leave the EU, Brexit. You suggested that Russia make Iran an ally. Now, it does sound as if Mr. Putin is following your blueprint. All of these things, right out of your book, and he's doing it. That was the same thing that they have said, introducing me in the Johns Hopkins Institution 20 years ago in Washington. So I agree there is a similarity. More than that, but I have developed in my vision, Eurasian vision, that is much more, that is larger than what you have mentioned. That is only first steps. In order but to he followed your restore... first steps. He followed exactly Yes, the but first steps. That's take too long. So he is in the absolute position of absolute power. आखिर पुतिन के गुरु के ये खतरनाक विचार दुनिया को कहां ले जाएंगे? पुतिन के गुरु डोगिन एक सफाई कर्मी थे, लेकिन अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के दम पर वो पुतिन के सलाहकार बन गए।
दोगिन की शुरुआती पढ़ाई मॉस्को में ही हुई थी। 1979 में दोगिन को मॉस्को एविएशन इंस्टीट्यूट में दाखिला मिला, लेकिन इनका व्यवहार ठीक न होने के कारण दोगिन को इंस्टीट्यूट से निकाल दिया गया। दोगिन ने लेनिन लाइब्रेरी तक पहुंच बनाने के लिए लाइब्रेरी के पास ही सड़क पर सफाई का काम चुन लिया। दोगिन को इटालियन, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है। दोगिन और पुतिन घोर रूसी राष्ट्रवादी विचारधारा की वजह से एक दूसरे के बेहद करीब आते गए और इसीलिए अपने गुरु की बेटी की मौत से पुतिन गुस्से में है और इसीलिए ज़ेलेंस्की ने अपील की है कि अब रूस यूक्रेन पर बहुत बेरहमी से हमले कर सकता है। Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратись зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке. Такий у нас ворог, але і будь-який інший тиждень за ці півроку Росія робила те саме постійно, гидке і жорстоке. Одне з ключових завдань ворога – принизити нас, українців, знецінити наші можливості, наших героїв, поширити зневіру, страх, поширити конфлікти. Тому важливо ніколи, жодної хвилини не поступатися цьому ворожому тиску, не накручувати себе, не проявляти слабкості. ये पहली बार नहीं है जब पुतिन के करीबियों पर हमले की साजिश रची गई है। इससे पहले भी पुतिन के बेहद करीबी पत्रकार व्लादिमीर सोलोवियेव के कत्ल की साजिश रची गई। तब रूस की सुरक्षा एजेंसियों के जवानों ने रूस में ही एक ऑपरेशन किया था। इन रूसी जवानों ने आगे बढ़कर एक शख्स को दबोच लिया था और इस पर पुतिन के करीबी पत्रकार की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था। तब इस घटना पर खुद पुतिन ने बयान दिया था। Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы. पुतिन की ये खास बात है कि अगर उनको किसी पर भरोसा हो गया तो वो जिंदगी भर उसे अपनी टीम में रखते हैं। जैसे पुतिन की कैबिनेट में शामिल सेर्गेई 10 सालों से रूस के रक्षा मंत्री हैं। इसी तरह क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव 10 सालों से अपने पद पर बने हुए हैं। पुतिन अपने करीबियों का हमेशा बहुत ख्याल रखते हैं। फिर दोगिन तो पुतिन के गुरु हैं और अपने गुरु की बेटी की मौत का बदला पुतिन जरूर लेंगे। ये ज़ेलेंस्की को भी पता है।